नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है विद्रोही और राज। और आज हम आपको इसके सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, डलहौजी की विजय नीति को समझाइए। तो लॉर्ड डलहौजी की विजय नीति का मुख्य आधार व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति थी, जिसके तहत जिस भी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के होती थी, उस रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। इस नीति का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना और भारतीय शासकों के अधिकार को समाप्त करना था। इसके अलावा डलहौजी ने युद्धों के माध्यम से भी भारतीय क्षेत्रों का विलय किया, जैसे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय और बर्मा के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तो ये विजय नीति या हड़प नीति क्या थी? तो ये एक ऐसी नीति थी, जब भी भारतीय रियासत के किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुत्र नहीं होता था, तो उसमें क्या होता था कि ये जो है उस रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया करते थे। तो यही थी हड़प नीति, या फिर आपको व्यपगत का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे विजय नीति भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया, यह दावा करते हुए कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह राज्य का कुप्रबंधन कर रहे थे और जनता को उचित प्रशासन प्रदान करने में विफल रहे थे। यह औचित्य भारतीयों द्वारा एक बहाने के रूप में देखा गया, जबकि अंग्रेजों को अवध की उपजाऊ भूमि और रणनीतिक स्थिति में रुचि थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रकार यानी कि जो अवध का विलय किसके आधार पर किया? कुप्रशासन के आधार पर 1856 में किया था। उन्होंने ये दावा किया था कि जो अवध के नवाब हैं वाजिद अली शाह, वो जो है राज्य का कुप्रबंधन कर रहे थे और जनता को उचित प्रशासन प्रदान करने में सफल नहीं थे, बल्कि विफल हो गए थे। लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य था वहां की जो उपजाऊ भूमि थी और वहां की जो रणनीतिक स्थिति थी, उसमें उनकी काफी ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने जो इसका विलय कर लिया। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर और 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दो मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा और ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, जिनमें आर्थिक शोषण जैसे पारंपरिक उद्योगों का पतन और कठोर भू राजस्व नीतियां तथा राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे हड़प नीति शामिल थे, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया था। आप जानते हैं कि 1856 में अवध का विलय किया कुप्रशासन के आधार पर, और उसका एक तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूस क्या हुआ थे? इसमें होता था कि सुअर और गाय की चर्बी से मिलकर ये जो है बनाए जाते थे, इसीलिए इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को आघात पहुंचा और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और 10 मई 1857 में मेरठ से ये विद्रोह शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, मौलवी अहमद उल्लाह शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह 1857 के भारतीय विद्रोह के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्हें फैजाबाद का मौलवी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अवध के क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और वीरता को क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और अंततः 5 जून 1858 को पुपाया के राजा द्वारा धोखे से मार दिए गए। यानी कि जो मौलवी अहमद उल्लाह शाह थे, ये जो है 1857 के विद्रोह के भारतीय नेताओं में से एक थे। इन्होंने जो है उसमें काफी ज्यादा योगदान दिया, जिन्हें फैजाबाद का मौलवी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 5 जून 1857 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह में प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था।
कमल का फूल शुद्धता, आध्यात्मिकता और भगवान से जुड़ाव का प्रतीक था, जबकि रोटी एक बुनियादी आवश्यकता थी जो हर घर और हर किसी की जरूरत थी। इन प्रतीकों का इस्तेमाल क्रांति का संदेश और तैयारी को फैलाने के लिए किया गया था। जहां कमल का फूल क्रांति में शामिल होने वाले सभी सैनिकों के हाथ से गुजरता था, यानी कि उनके हाथों में रहता था। तो 1857 की क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह थे वो था कमल का फूल और रोटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के घटनाक्रम को धार्मिक विश्वासों ने किस सीमा तक निर्धारित किया था। तो 1857 के घटनाक्रम पर धार्मिक विश्वासों का गहरा प्रभाव था, जिसने धार्मिक भावना को बढ़ाकर यानी कि भड़काकर विद्रोह को जन्म दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के मुद्दे ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाई, जबकि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों और पश्चिमी सुधारों को धर्म पर हमले के रूप में देखा गया। इन धार्मिक चिंताओं को नेताओं ने भड़काया, जिससे विद्रोहियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। तो इस प्रकार ये जो 1857 के घटनाक्रम का जो धार्मिक विश्वासों की सीमा तक का ये निर्धारित किया गया था, यानी कि 1857 की जो विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस, जो कि गाय और सूअर की चर्बी से बनाए जाते थे, और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को ठेस पहुंची। तो ये क्वेश्चन अभी आप कर चुके हैं। मौलवी अहमद शाह के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है विलय का सिद्धांत की नीति का वर्णन कीजिए। तो विलय नीति, जिसे हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है, ये अभी हमने आपको कराया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष वारिस के होती थी तो उस शासक के राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। यह नीति शासकों को उत्तराधिकार के रूप में पुत्र गोद लेने से रोकती थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। तो ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है सहायक संधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों का परीक्षण कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है चैप्टर 9 में भी कर चुके हैं, इनमें से कुछ कुछ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, और अब ये जो इसमें आप डिटेलिंग करने वाले हैं। तो सहायक संधि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत एक भारतीय शासक को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को अपने राज्य में रखने और उसका खर्च उठाने के बदले में सुरक्षा मिलती थी। इसके गुण में भारतीय राज्यों की बाहरी आक्रमणों से रक्षा और ब्रिटिश प्रभुत्व में वृद्धि शामिल थी, और इसके दोषों में शासक की संप्रभुता का हनन, ब्रिटिश हस्तक्षेप और भारतीय संसाधनों का शोषण शामिल था। तो ये थी सहायक संधि की प्रणाली, और इसके अभी हम देखने वाले हैं कुछ गुण जो कि डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके गुण थे यानी कि इस नीति ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और कंपनी की शक्ति को बढ़ाया। सहायक संधि करने वाले भारतीय राज्यों को बाहरी खतरों और आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा मिलती थी। कंपनियों को भारतीय राज्यों के खर्च पर अपनी सेना बनाए रखने की सुविधा मिली। इस नीति ने भारतीय शासकों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, जिससे उनके विदेश और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो ये थे उसके गुण। अब आते हैं इसके दोष। तो भारतीय शासकों ने अपनी विदेश नीति और सैन्य मामलों से संबंधित शक्तियां खो दी थी, जिससे उनकी संप्रभुता का हनन हुआ था। तो इसका क्या था, दोष था, ब्रिटिश सेना के रखरखाव का खर्च भारतीय राज्यों को उठाना पड़ता था, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता था। तो ये भी इसका एक दोष है सहायक संधि का। आता है ब्रिटिशों ने अक्सर भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जो संधि की शर्तों का उल्लंघन था। आगे आता है ब्रिटिशों ने इन राज्यों के संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग किया, ये भी इसका एक दोष था। और शासकों की स्वतंत्रता के हनन और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण आंतरिक असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी थी। तो ये थे इसके गुण और दोष। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना कीजिए, यानी कि ये जो है कैसे कैसे फैला था। तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप सामूहिक जन विद्रोह और पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जो ब्रिटिश विरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों, जमींदारों और सैनिकों के गुस्से से उपजा था। यह सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्र के लोग शामिल हुए थे। विद्रोह का लक्ष्य ब्रिटिश राज को समाप्त कर पारंपरिक सत्ता को स्थापित करना था, जो अंततः मुगल सत्ता की समाप्ति का भी कारण बना था। तो ये था 1857 के विद्रोह का स्वरूप, और अब हम इसको देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आता है सामूहिक जन आंदोलन।
तो यह विद्रोह केवल सैनिकों का तक सीमित ना होकर किसानों, कारीगरों, जमींदारों और आम जनता का भी था, जिन्होंने ब्रिटिश आर्थिक और सामाजिक नीतियों के विरोध में भागीदारी की थी। आगे आता है राष्ट्रीयता का उदय। तो विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों की एक साथ भागीदारी ने इस विद्रोह को राष्ट्रीयता की भावना प्रदान की, जिससे यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप से जाने जाना लगा। आगे आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों की सामाजिक और धार्मिक नीतियों के कारण भारतीय जनता में असंतोष था, जैसे कि धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाले कारतूसों का मुद्दा, जिसने विद्रोह को बढ़ावा दिया। अगला है भारतीय यानी कि राजनीतिक उद्देश्य। तो विद्रोह का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर भारत में विदेशी शासन का अंत करना था और पुराने शासकों व व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। आगे आता है ब्रिटिश विरोधी भावना। तो यह विद्रोह पश्चिमी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ पहले बड़े औपनिवेशिक विरोधी विद्रोह में से एक था, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अगला जो पॉइंट आता है अस्थायी और क्षेत्रीय स्वरूप। यद्यपि यह एक व्यापक आंदोलन था, परंतु यह पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर फैला, जिससे यह अस्थायी और क्षेत्रीय भी रहा था। यानी कि ये जो है अस्थायी रहा, यानी कि ये जो है कुछ समय तक चला और उसके बाद खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के कारणों की समीक्षा कीजिए। इस विद्रोह से संबंधित किन्हीं 4 नेताओं के नाम भी लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जो है 10 नंबर में पूछा जाता है। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में ब्रिटिश नीतियों के प्रति बढ़ता असंतोष, जिसमें धार्मिक हस्तक्षेप, सामाजिक सुधारों का विरोध, आर्थिक शोषण और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव शामिल था, एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसके अलावा चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने तत्कालिक कारण का काम किया, जिसने सिपाहियों में भारी रोष यानी कि उसमें गुस्सा पैदा हुआ। इस विद्रोह के नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे प्रमुख थे। तो ये 4 नेता इसमें प्रमुख थे। आगे आता है विद्रोह के कारण। तो सबसे पहला सामाजिक और धार्मिक कारण। तो अंग्रेजों ने सती प्रथा का अनुमूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे सामाजिक सुधार किए, जिन्हें भारतीय अपनी धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देखते थे। यानी कि आप जानते हैं कि सती प्रथा का अंत जो 1829 में हुआ और ये जो है अंग्रेजों ने और राजा राम मोहन राय ने मिलकर समाप्त किया। तो इसीलिए भारतीयों ने माना कि इन्होंने जो है हमारी धार्मिक परंपराओं के बीच में हस्तक्षेप किया है। और विधवा पुनर्विवाह यानी कि 1856 में उन्होंने ऐसा एक कानून भी लाया कि यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका जो है दोबारा से विवाह किया जाएगा। और ये भी जो है भारतीयों ने अपने धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप माना, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया। आगे आता है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्मांतरण की अनुमति दी गई, जिससे लोगों में यह भय फैल गया कि ब्रिटिश हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। आगे आता है 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ने पारंपरिक हिंदू कानून को संशोधित किया, जिससे धर्म परिवर्तन करने वाले को भी पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार मिल सके। अब जो अगला आता है आर्थिक कारण। तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई और किसानों पर भारी बोझ पड़ा। ब्रिटिशों के मुक्त व्यापार, साम्राज्यवाद और धन के निष्कासन से भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, औद्योगिकरण में कमी आई और भारतीय कारीगरों के पारंपरिक व्यवसाय नष्ट हो गए थे। अगला कारण है राजनीतिक कारण। तो अंग्रेजों ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिससे भारतीय शासक असंतुष्ट थे। ब्रिटिशों ने भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को नजरअंदाज किया और अपनी न्यायिक प्रणाली को भारतीयों के खिलाफ पक्षपाती बताया गया। आगे आता है सैन्य कारण। तो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के अपने घर से दूर काम करना पड़ता था। तो ये भी जो है एक विद्रोह का कारण बना। और 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत सिपाहियों के लिए समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे बहुत असंतोष फैला था। तो ये भी जो है इसके विद्रोह का कारण बना। आगे था 1854 के डाकघर अधिनियम ने सिपाहियों की मुक्त डाक सुविधा को समाप्त कर दिया था
और एक अगला जो आता है सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण था इसका चर्बी वाले कारतूस। तो 1857 में यह अफवाह फैली कि इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने इन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। मंगल पांडे ने इस घटना का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विद्रोह के लिए एक महत्वपूर्ण चिंगारी साबित हुई थी। तो सबसे पहले इसमें जो किया था यानी कि विद्रोह वो किया था मंगल पांडे ने, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं यानी गाय और सुअर की चर्बी वाले, तो जो सुअर को जो है पवित्र यानी कि जो है मुस्लिम धर्म में माना जाता है और हिंदू धर्म में आप जानते हैं गाय को पवित्र माना जाता है, और ये जो कारतूस हुआ करते थे ये जो है इनको मुंह से खोलने पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने जो है विद्रोह भी किया। अब अगला क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो 1857 के विद्रोह के परिणामों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित होना प्रमुख था। इसके अलावा भारतीय सेना का पुनर्गठन, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय और भारतीय परंपराओं के प्रति अधिक सम्मान की शुरुआत हुई। आर्थिक मोर्चे पर भूमि कर नीति में उदारता और भारतीय उद्योगों के पुनर्जीवन के सीमित प्रयास किए गए, हालांकि आर्थिक शोषण जारी रहा था। तो ये था 1857 के विद्रोह के कुछ परिणाम। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।